हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th मैथ्स का पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, तो इस लेसन के अंदर हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं कुछ ये टॉपिक्स: पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आप अपने बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अपने बुक के क्या, किसी भी बुक के सारे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के आप खुद से सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर चार कंपोनेंट्स होती हैं। पहला वेरिएबल, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, और चौथा पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जैसे हम लिखते हैं ना x to the power 2, 5 to the power 3, तो ये जो पावर है ये पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं जिस एक्सप्रेशन के अंदर, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब इन चारों कंपोनेंट्स का होना जरूरी है तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर है 4x, इसके अंदर x क्या है? वेरिएबल है। 4 क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, बट यहाँ पे पावर क्या है? पावर है x to the power 1, तो वो हमारा पावर है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह हमें एक्सप्लिसिटली कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। बोलने का मतलब ये है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चारों कंपोनेंट्स का प्रेजेंट होना मस्ट है, लेकिन इन चारों कंपोनेंट के बाहर कुछ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इन चार चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x to the power -2, क्या तब ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो पॉजिटिव नहीं है और हमें पावर कैसा चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, राइट? तो आई थिंक क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। 1 + x एक पॉलिनोमियल है। x² + y पॉलिनोमियल है। x² + y + z - 24 पॉलिनोमियल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे इनके अलग अलग कंपोनेंट्स की, कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जल्दी ही। उससे पहले, क्या पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? हम पॉलिनोमियल्स पढ़ ही क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बुक में दिया हुआ है? बुक में दिया हुआ है इसलिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट बुक में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पॉलिनोमियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी कैलकुलेट करना होता है तो हमारे पास एकदम रेडीमेड फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो और मस्त कैलकुलेट करो, है ना? बट ये फॉर्मूले जो हैं ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप देखेंगे उन सभी जगहों पे हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखते हैं, करेक्ट? कितनी बार केमिस्ट्री के कितने इक्वेशंस होते हैं जहाँ जनरलाइज्ड फॉर्मूले होते हैं। फिजिक्स का आइंस्टाइन का जो फेमस एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन है, E = mc², क्या है ये सब? देखा जाए तो इन सब में क्या है? वेरिएबल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, पावर्स हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स यूज़ करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स बहुत ही वाइडली अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है, इसीलिए पॉलिनोमियल्स को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के कंपोनेंट्स की। तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या था? वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हम बात करते हैं अपनी लाइफ की। हमारी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा फिक्स रहती हैं। जैसे कि मेरा नाम हमेशा के लिए सेम ही रहेगा, मेरा नाम रोशनी ही रहेगा, राइट? मेरे पेरेंट्स वही रहेंगे थ्रू आउट माई लाइफ। मेरा बर्थडे वही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होती है, वो थ्रू आउट लाइफ सेम रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है, जैसे एज। हमारी उम्र चेंज होती रहती है हर साल के साथ,
राइट? तो ये कांस्टेंट नहीं है। पैसा, आज शायद मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, कल शायद बहुत ज़्यादा पैसे हो, तो पैसा क्या है? वेरिएबल है। मार्क्स, हो सकता है कि इस पिछले एग्जाम में आपके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, बट हो सकता है अगले एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मार्क्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते रहता है। तो ठीक इसी तरह से जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज होते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यूज एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फिक्स्ड रहती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ टू का मतलब टू ही है, चाहे मैं 2 रुपीज़ की बात करूँ, चाहे मैं 2 बिस्किट्स की बात करूँ, चाहे मैं 2 कंट्रीज़ की बात करूँ, 2 का मतलब 2 ही है, राइट? दूसरी तरफ वेरिएबल्स, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, जैसे एक्स वाई जेड वगैरह से, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। हो सकता है किसी एक सिचुएशन में हमने कोई एक वैल्यू को एक्स मान के चला, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, किसी और सिचुएशन में एक्स की वैल्यू 20,000 हो जाएगी, राइट? तो कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यूज़ हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो इनको हम डिनोट कैसे करते हैं? कांस्टेंट तो खैर कांस्टेंट है, तो उनको हम सीधे नंबर से ही डिनोट करते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें ये पता होता है कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, तो वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करते हैं, बट एज अ कन्वेंशन हम जनरली ABC का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड वगैरह जनरली यूज़ किया जाता है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में, यानी कि ये वैसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो। एग्जाम्पल 3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है x, तो ये एक पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x² + 3x + 1, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। कितने वेरिएबल्स हैं? देखा जाए तो यहाँ वेरिएबल एक ही है x, लेकिन x जो है वो 2 टर्म का पार्ट है। पहला टर्म है 3x², दूसरा टर्म है 3x, करेक्ट? तो 2 जगह पे है, बट ओवरऑल इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है? एक ही है x, तो इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर। तो अगर एक साइड का जो लेंथ है वो अगर x है मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा? x²। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है यहाँ पे और वो है x। ठीक इसी तरह से पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, जिसके अंदर एक पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स होते हैं, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। जैसे कि x² + y², कितने वेरिएबल्स हैं? 2, x और y। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, राइट? तो अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल है 1 + x + x², इसमें कितने वेरिएबल है? एक, x, इसीलिए यह है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 + x + y², कितने वेरिएबल्स हैं? 2, x और y। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 + x + y² + z³, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3, x, y, z। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल्स इन 2, 3, 4 वगैरह वगैरह वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट हम सबके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पे, ठीक है? अब कुछ 2 रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या 2। अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जो कि हम निकालते हैं कैसे? πr²h, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? पाई तो कांस्टेंट है, 22/7 या 3.14, जो भी आप कह लो। तो वेरिएबल्स 2 हैं, r यानी कि रेडियस और h यानी कि हाइट। तो इसीलिए ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ अ सर्कल, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं?
पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ एक, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, तो रेडियस जो है एक लौता वेरिएबल है और इसीलिए ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होता है एक पॉलिनोमियल में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो है x। ठीक है, तो अब इस वाले पॉलिनोमियल में टर्म्स कौन से हैं? एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x एक और टर्म है, 3 एक और टर्म है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों इस पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिस पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल विथ 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इस केस में कोफिशिएंट क्या है? हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे कि पहला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है क्या? 1 है। एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 2x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, क्योंकि x तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 2। इस वाले थर्ड टर्म जो कि 3 है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों के कोफिशिएंट है 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स होते हैं और हर एक टर्म का एक एक कोफिशिएंट होता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, -4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? तो इस पॉलिनोमियल में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं और इनके कोफिशिएंट कितने हैं? कोफिशिएंट क्या क्या है हर एक टर्म का? तो पहले टर्म से बात करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ पहला टर्म जो है वो क्या है? -4, दूसरा टर्म का है 5, तीसरा टर्म का है 2 और चौथा टर्म का है 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो हम उसका टर्म और कोफिशिएंट आराम से बता सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, क्या लगता है आपको क्या होगा? ये नाम से ही लग रहा है कि जीरो है, तो ये जीरो ही होगा, और बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल जो है वो और कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट जीरो है। तो आप सोच होंगे फिर इसको अलग से जीरो पॉलिनोमियल बोलने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम सिर्फ जीरो भी लिख देते हैं तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट है, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट है, यानी कि एक कोफिशिएंट है। भले ही हमें कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, बट अगर हम चाहें तो जीरो के बगल में एक्स लगा सकते हैं। 0 इंटू एक्स तो जीरो ही होता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी जीरो ही होता है, 0 इंटू एक्स क्यूब भी जीरो ही होता है, राइट? तो उस सेंस में ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक उसी तरीके से अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे कि 5 क्या है तो कांस्टेंट, बट अगर हम इसे एक पॉलिनोमियल कहें तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स हो, जिसमें वेरिएबल्स हो ही ना, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिनोमियल सिर्फ वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वो 4 कंपोनेंट वाला क्राइटेरिया को फॉलो करता है। यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा अगर उसके अंदर वेरिएबल्स हो, कोफिशिएंट्स हो, ऑपरेशंस के नाम पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, और पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं। तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देती हूँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि x प्लस 1/x, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -1, बिकॉज 1/x को हम x टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो चूंकि कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1,
क्यूब रूट ऑफ y यानी कि y टू द पावर 1/3। 1/3 जो है ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते। अब पॉलिनोमियल्स तो हमेशा लंबे चौड़े से होते हैं कि भाई अगर मुझे एक पॉलिनोमियल है मेरे पास x टू द पावर 4 + x³ + x² + 1। अब जगह जगह मुझे अगर इस पॉलिनोमियल के बारे में कुछ कहना है तो जगह जगह इतना बड़ा पॉलिनोमियल तो लिखते नहीं बैठेंगे, तो हमें कुछ शॉर्टकट चाहिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैथ्स में पॉलिनोमियल्स को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x। x जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो x हम लिखते हैं ये डिनोट करता है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन सा है। और p हमेशा यूज नहीं करते हैं, इसको हम q ऑफ x, r ऑफ x, s ऑफ x ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल कौन सा है। तो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है y³ + 1 तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं q ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है। तो ये एक तरीका है पॉलिनोमियल्स को शॉर्ट में डिनोट करने का। कितने टर्म्स हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल में, क्या लगता है आपको? कोई फिक्स्ड नंबर है नहीं, कितने भी टर्म हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई अंत ही नहीं है, कितने भी टर्म्स डाल दिया, वैसा भी नहीं। फिक्स मतलब फाइनाइट नंबर होना चाहिए, बट कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है, बट एक लिमिट होना चाहिए उस नंबर पे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये साइकिल की तस्वीरें क्यों बनी हुई हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं बताऊंगी कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को काफ़ी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन है मोनोमियल, मोनो यानी कि 1। दूसरा क्लासिफिकेशन है बाइनोमियल, बाई यानी कि 2। तीसरा क्लासिफिकेशन है ट्राइनोमियल, ट्राई यानी कि 3। अब ये 1 2 3 का क्या मतलब हुआ? मोनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, एक ही टर्म हो। तो आप फोटो भी देख रहे हैं, इसमें एक ही पहिया है, दैट इज मोनोमियल। बाइनोमियल ये तो आसानी से याद रहेगा बाइसाइकिल से। बाईसाइकिल में क्या होता है, बाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 चक्के होते हैं, इसीलिए वो बाईसाइकिल है। एक होता है बच्चे चलाते हैं, आपने देखा होगा ट्राईसाइकिल, इस तरह की ट्राईसाइकिल होती है बच्चों के लिए ताकि वो बेटर बैलेंस कर सके, ठीक है। तो बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और मोनो मतलब 1, ठीक है। तो मोनोमियल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे कि 3x, 4, 8x³ -4y², ये सारे हो गए मोनोमियल के एग्जाम्पल, क्योंकि इनमें आप अगर देखें तो एक ही टर्म है, भले ही उस टर्म में x का पावर कुछ भी हो, उसके साथ कांस्टेंट हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट उस पॉलिनोमियल में टर्म एक ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब x का पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि हम अभी तक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोनोमियल क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स। बाइनोमियल के एग्जांपल्स कुछ भी हो सकते हैं, x² + 1 हो सकता है, y³ + y² हो सकता है, z + 5 हो सकता है, u³ + u हो सकता है। ये सारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स है क्योंकि इन सब में 2 टर्म्स हैं। आगे बढ़ेंगे ट्राइनोमियल, इसका तो अभी तक आपने खुद ही बना लिया होगा, x² + 4x + 1, y³ -y² -8। तो किसी भी टाइप का हो अगेन, बट उसके अंदर टर्म्स 3 होने चाहिए, तो वो हो गया ट्राइनोमियल। और इन सभी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, तो जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल है, और स्पेसिफिकली जिसके अंदर एक टर्म है वो मोनोमियल है, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल। इस तरीके से उन्हें हम नेम करते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री, ये डिग्री से कुछ याद आता है क्या? हमें कॉलेज की डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, राइट? तो डिग्री जो है ना ये कुछ ऑनर टाइप की बात होती है, राइट? तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना वो भी कुछ इसी तरह की प्राइड होती है पॉलिनोमियल के लिए।
तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक उस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं या जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जिस पे सबको प्राइड है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक लौता वेरिएबल है। तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स टू द पावर 1 भी है यहाँ पे, एक्स टू द पावर 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसीलिए ये जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लेट्स से z टू द पावर 350 प्लस y टू द पावर 35, तो इसमें डिग्री क्या है? 350, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं और उनमें से कौन से वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर है? z के पास, क्योंकि 350 बड़ा है, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 350। एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं और क्लियरली इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है? x का हाईएस्ट पावर क्या है? 5 या 4? ऑब्वियसली 5, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 5। एक और एग्जाम्पल लेंगे, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। वेरिएबल क्या है? y का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 3 या 8? ऑब्वियसली 8, तो इसका हो जाएगा डिग्री 8। और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट? तो इसका डिग्री क्या होगा? यहाँ वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे? ओके, तो बेसिकली वेरिएबल यहाँ नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई, तो आप बोलेंगे वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 0। वेल, इसका डिग्री होगा तो 0, बट उसको लॉजिकली जो रीजनिंग होगी उसकी वो ये है कि 2 को जो है, हमें क्या पता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो वो 1 हो जाता है। चाहे 100 टू द पावर 0 हो वो भी 1 होगा, चाहे x टू द पावर 0 हो वो भी 1 होगा। तो 2 का मतलब एक तरीके से अगर 2x टू द पावर 0 है और 2 है, दोनों बराबर हैं, राइट? तो उस हिसाब से भी x का हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 0। तो अगर कभी भी हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है तो हमारा डिग्री हो जाएगा 0। 8x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर माइनस 1 प्लस 9, इसका क्या होगा डिग्री? x की हाईएस्ट पावर क्या है? आप कहेंगे 4, और मैं कहूंगी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, राइट? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होने के लिए पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल के डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स कई तरह के होते हैं। जैसे जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं आपको रैंडमली कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो क्या आप बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक या लीनियर? आई एम श्योर आप बता पाएंगे। तो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो अगर आप चाहें आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट, अब चूंकि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, क्या लगता है आपको? 0 पॉलिनोमियल मतलब 0। काफी लोग सोचेंगे कि भाई जब वो 0 है तो डिग्री भी 0 होगी, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 0 को हम 0 पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई 0 के साथ तो हम किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेट रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो वो 0 जो है वो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 0 इंटू एक्स क्यूब भी हो सकता है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 20 भी हो सकता है, करेक्ट? तो जब हम ये चीज़ें सोच रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री भी तो कुछ भी हो सकती है, राइट? क्योंकि वेरिएबल तो हमें यहाँ दिखता ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो सब 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इट कैन टेक एनी वैल्यू।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को ही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, बट अभी हम डिस्कस इतना नहीं करेंगे। अब ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पहला देखते हैं 4x² - 3x + 7। इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है? x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। y² + √2, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और वो है y। 3√t + t√2, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? वेरिएबल तो एक ही है t, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि t का जो पावर है वो 1/2 है और पॉलिनोमियल में पावर जो है वो 1/2 नहीं होना चाहिए, राइट? पावर हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। y + 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो y है इसको बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1, और नेगेटिव पावर पॉलिनोमियल्स में नहीं होते हैं। x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स 3 हैं, x, y और t। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पहला 2 + x² + x, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? x² इज बेसिकली 1 × x², तो इसका कोफिशिएंट है 1। 2 - x² + x³, x² के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है? -1, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा -1। π/2 x² + x, इसके अंदर x² के साथ क्या है? कौन सा कांस्टेंट है? π/2, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट। √x -1, इसके अंदर x² है कहाँ? इसमें तो x² है ही नहीं, तो इसीलिए चूंकि x² नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर मान भी लेते कि x² है तो +0 × x² का मतलब 0 हो जाएगा, तो x² नहीं रहेगा, राइट? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। बाइनोमियल यानी कि इसके अंदर 2 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है? तो कुछ भी 2 टर्म्स ले लेंगे और उसका डिग्री 35 होना चाहिए, मतलब x का जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होना चाहिए। दूसरा वाला पावर, ये दूसरा वाला सिर्फ x भी हो सकता है, दूसरा वाला 35 से कम कुछ भी हो सकता है। x⁻35 + x⁻2 हो सकता है, x⁻35 + x⁻34 भी हो सकता है, बट 35 से कम होना चाहिए। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल कुछ कोई सा भी एक x ले लेते हैं जिसकी डिग्री 100 है, तो x⁻100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला 5x³ + 4x² + 7x, इसमें वेरिएबल कौन सा है? x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। 4 - y², वेरिएबल क्या है? y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। 5t - √7, वेरिएबल क्या है? t, और t का पावर क्या है? 1, तो इसीलिए डिग्री हो जाएगा 1। 3, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। x² + x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर x पे क्या है? 2, तो 2 अगर डिग्री होती है तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x - x³, डिग्री है 3, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। y + y² + 4, यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 1 + x, x का हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हो गया लीनियर। 3t, t का हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी हो गया लीनियर। r² हाईएस्ट पावर 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 7x³ हाईएस्ट पावर 3, तो ये हो गया क्यूबिक। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार समझ आ गया तो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x के उस वैल्यू के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है।
तो करके देखते हैं पहला वाला। तो px हमें दी हुई है, हमें p1 निकालना है। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 हो गया 12 माइनस 3 यानी कि 9, तो 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से ये बाकी दोनों भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक और सॉल्व करती हूँ। q ऑफ y की वैल्यू दी हुई है 2, तो पूरे में y की जगह 2 डाल देंगे। 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट ओवर 11, तो ये हो गया 3 इंटू 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8 माइनस 8 प्लस रूट ओवर 11, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ 24 माइनस 8 यानी कि 16 प्लस रूट ओवर 11, ये हो जाएगा आंसर। अब तीसरा वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हो। क्या लगता है आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग चीज है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो, जो कांस्टेंट जीरो है उसे ही हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के बदले डाल दें तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा जीरो। बिल्कुल, और उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बेटर समझ आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है वो ये है कि अगर हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, ठीक है, तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी अ वैल्यू ऑफ x, जिसको डालने से इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा जीरो। कैसे? लेट अस एज्यूम फ्यू थिंग्स। मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2 यानी कि -1। अब हम x की वैल्यू 0 डालते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 2 यानी कि -2। अब हम x की वैल्यू डालते हैं 2, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई? ऐसी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। अब क्लियर है? तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें दिया हुआ है उसमें वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू को डालने से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इतना मुश्किल नहीं है? ग्रेट। अब हम एग्जाम्पल एक और लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ जगह बनाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और हमें जो है बताना है कि इसका ज़ीरो क्या होगा। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम x की वैल्यू डालते हैं -2, तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4 यानी कि 4 माइनस 8 प्लस 4 यानी कि 0। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप एक साधारण सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू डालने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिलहाल तो हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये वाले कॉन्सेप्ट से हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब हम एक सिचुएशन और कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ नहीं होते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि नो ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उनके ज़ीरोज़ इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके वेरिएबल्स होते ही नहीं हैं। तो हम कहाँ से बात करें कि भाई वेरिएबल की कौन सी वाली वैल्यू में उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू हमेशा 8 ही रहेगी। तो इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ नहीं होते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या इतना इम्पॉर्टेंट या इतना स्पेशल है ही क्यों कि पॉलिनोमियल में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। हम ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई कौन सी वैल्यू डालने से इसका कौन सी एक्स की वैल्यू डालने से इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना स्पेशल क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि c जो है इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, तब हम ये भी कहते हैं कि x माइनस c इज़ अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब है जब भी हम कहते हैं कि ये c जो है x इज़ इक्वल टू c इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तब उसका ये मतलब होता है कि x माइनस सी जो है वो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब उस लॉजिक से अगर हम जाएं तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की दोबारा बात करें तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या था, x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो था वो क्या था, x इज़ इक्वल टू माइनस 2, यानी कि x प्लस 2 is a zero of this, is a factor of this polynomial। ठीक है, so that's clear? Okay। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसके जो है हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर क्या होता है, जिससे ये पॉलिनोमियल जो है ये डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4 की, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4। तो ये 2, 4, 1 ये सारे 4 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि 4 जो है इन सारे नंबर से डिविजिबल है। तो उसी तरह से अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स निकालने हो तो थोड़ा मुश्किल है, राइट, क्योंकि इसका कोई टेबल तो है नहीं, इसका कोई पहाड़ा तो है नहीं कि हम याद कर लेंगे, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और हम ये देखते हैं कि इसको x इज़ इक्वल टू 2 अगर हम डालते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 0। उसी तरह से x इज़ इक्वल टू माइनस 2 जब डालते हैं तब भी इसकी वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये जो है ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। और इसका ये मतलब है कि x माइनस 2 और x प्लस 2 ये जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। टाइम आ गया कि हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर माइनस 2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो वो तो वैल्यूज़ डाल के देखनी पड़ेगी। तो अगर हमें दिया हुआ है कि px यानी कि जो पॉलिनोमियल वो है x प्लस 2, तो p ऑफ माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0। तो माइनस 2 तो इसका एक ज़ीरो है। अब अगर हम प्लस 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो x इज़ इक्वल टू प्लस 2 इसका ज़ीरो नहीं है, लेकिन माइनस 2 इसका ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, जब हम इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। तो 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये तब सेटिस्फाई होगा जब x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो इसीलिए -1/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर हम स्पेसिफिकली लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री है उसकी वो 1 है, मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो एक इन जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, ax प्लस b के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और x वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह के जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है।
सो इस तरह के पॉलिनोमियल्स दे हैव ओनली वन ज़ीरो, इनमें मल्टीपल ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं। और वो एक ज़ीरो क्या होता है, अब जैसे ये जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू है इसको हम ज़ीरो से अगर इक्वेट कर देते हैं तो x की वैल्यू आती है -b/a। तो x इज इक्वल टू -b/a इज द ओनली ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, मान लेते हैं x + 8, इसका ज़ीरो क्या होगा इस पॉलिनोमियल का। तो उसके लिए हम इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो x इज इक्वल टू -8 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसमें एक ही ज़ीरो है इसका। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, x - 5, इस केस में जो ज़ीरो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 5। तो अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है x की जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दें कि ये जो लॉजिक है कि सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, ये ट्रू है सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होता है। तो ऐसा एक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं है x² - 2x। तो इसके अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने हो तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक से अधिक ज़ीरो है। कैसे, हम देखेंगे अभी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर हम ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x × x - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मतलब मैं इसको ऐसे इस तरह के प्रोसेस से दिखाती हूँ। जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 यानी कि 0। तो 0 जो है ये इसका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। और जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगी तो ये हो जाएगा 2 × 4 - 2 × 4 दैट इज़ 0 अगेन। तो 0 और 2 जो है ये दो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक और एक ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। हालांकि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो वहाँ पे 2 होते हैं, अगर हम क्यूबिक की बात करें तो वहाँ पे 3 होते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी बढ़ते जाते हैं। तो अभी तक हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जो भी पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, इसका नाम है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्योंकि इस वैल्यू को डालते ही पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। बट ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं होता हमेशा। ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऐसा हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू एक्चुअली में ज़ीरो है, जैसे कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स के केस में। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो, वो तो अभी जस्ट हमने देखा। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखा हमने जिसमें 2 ज़ीरोज़ थे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अब आ गया है हमारा प्रैक्टिस टाइम और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड p ऑफ 0, 1 एंड 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहले वाले से शुरू करेंगे। p ऑफ y इज इक्वल टू y² - y + 1। तो जब y की वैल्यू होगी 0 तो ये हो जाएगा 0² - 0 + 1 यानी कि 1। p ऑफ 1 हो जाएगा 1² - 1 + 1 यानी कि 1। p ऑफ 2 हो जाएगा 2² - 2 + 1 यानी कि 3। तो ये हो जाएंगी वैल्यूज़ वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज़ पे। तो अब इसी तरीके से आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को खुद से ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें ये बताना है कि ये x इज इक्वल टू -1/3 ये इस px का ज़ीरो है या नहीं। तो ट्राई करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे 1/3 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 × -1/3 + 1, 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि जब हम x की वैल्यू -1/3 डालते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो दोनों की वैल्यूज़ हम निकालेंगे यहाँ पे। पहले प्लस वन से निकालते हैं तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस वन यानी कि ज़ीरो। अब हम माइनस वन से निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन विच इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों ही इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो ठीक इसी तरीके से तीसरा और चौथा आप खुद से सॉल्व करो। तो मैं सारे सॉल्व नहीं करूँ क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, तो अगर मैं सारे कर दूंगी तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ट्राई दीज आउट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले केस में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसमें ज़ीरो क्या है? इस पूरे चीज़ को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या निकलती है? -5। तो x इज इक्वल टू -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। दूसरे वाले में देखते हैं x माइनस 5, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 5, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो। तीसरे केस में 2x प्लस 5, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2 और ये हो जाएगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चौथे वाले में देखेंगे 3x माइनस 2, इसको भी अगर हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 एंड 2/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पाँचवें पे पी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 3x को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0, तो x इक्वल टू 0 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिक्स्थ ax को भी ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो x इक्वल टू 0 जो है इसका 0 है। पी एक्स इज इक्वल टू cx प्लस d, इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -d/c और ये हमारे इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले हमारे डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स, जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बट वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 5 बिस्किट्स हैं और 2 बच्चे हैं, अदिति और अनु, जो उन दोनों को बिस्किट्स चाहिए और दोनों की बिस्किट को लेकर लड़ाई हो रही है। और हमें क्या करना है? हमें इन बिस्किट्स को दोनों में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला बिस्किट हमने अदिति को दिया, दूसरा हमने अनु को दिया, तीसरा हमने फिर से अदिति को दिया और चौथा हमने फिर से अनु को दिया। तो अब हमारे पास बच गया है सिर्फ एक बिस्किट। तो ये एक बिस्किट ना तो हम अदिति को दे सकते हैं और ना ही हम अनु को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इन दोनों में से किसी एक को दे दिया तो एक के पास ज़्यादा बिस्किट हो जाएंगे और दूसरे के पास कम। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? हमारे पास टोटल 5 बिस्किट थे जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे 2 बच्चों में, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 हमारा डिविडेंड है और 2 हमारा डिविजर है। एक एक बच्चे को कितने बिस्किट मिले? 2। तो ये 2 है कोशेंट। और लास्ट में कितना बिस्किट बच गया? एक है रिमाइंडर। तो ये जो डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 5 बिस्किट्स थे और वो हमें 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, ठीक है। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 2 2s are 4 और 1 रह जाता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये जो 2 है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविज़र। ये सारी चीज़ें आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। 5 जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जितने से ये डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं कोशेंट, और जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। और इन चारों के बीच में ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स के रेस्पेक्ट में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि वो या तो लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर उससे ज़्यादा पावर वाला पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक,
कोई सा भी, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और हमारे पास एक रियल नंबर है ए। अगर पी एक्स को हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा पी ए, पी ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x से। ठीक है, तो यानी कि हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय x। तो अगर हम इस फॉर्मेट में पुट करने की कोशिश करें तो हम बेसिकली x माइनस 0 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, तो ये हो गया 3x²। फिर नीचे उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1 से करेंगे, तो ये हो गया, ये भी चला गया, तो नीचे आ गया 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। करेक्ट, ये हमने एक्चुअल डिवीजन मेथड से देखा। अब जो है हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, जहाँ और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा पी ऑफ ए, यानी कि इस केस में पी ऑफ 0। तो 0 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0² प्लस 0 प्लस 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 आ गया। तो देखते हैं हम कि दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा काम थोड़ा आसान कर देता है। अब जैसे अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, उस केस में हमें एक्चुअल डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवीजन करना एक टीडियस टास्क है, राइट, कहीं भी गलतियां हो सकती हैं, टाइम टेकिंग है। तो अब हमें डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इस थ्योरम को अप्लाई करके, जैसा कि आपने देखा अभी हमने निकाला कि पी एक्स है ये, इसको हमने डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, तो पी ऑफ ए जो है वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है। उसका ये भी मतलब है कि जो पी एक्स है वो x माइनस 0 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है तभी तो रिमाइंडर है। अगर 5 जो है 2 से डिविजिबल होता तब तो रिमाइंडर होता ही नहीं। करेक्ट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है या फिर जो पी एक्स है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि पी एक्स की वैल्यू है x² माइनस 4। ठीक है, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट बाई x प्लस 2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा x² माइनस 4 है, हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से। तो एज पर रिमाइंडर थ्योरम a की वैल्यू क्या है, x माइनस a होता है। तो x प्लस 2 को उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू है -2। तो हम p ऑफ a निकालेंगे, यानी कि p ऑफ -2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस 4। सो 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो हम क्या देख रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 है। तो जब कभी भी ये पॉलिनोमियल जो है एक कोई ऐसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर जो है वो खुद ब खुद 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिना डिवीजन किए हमने आराम से रिमाइंडर निकाल लिया। तो अगर इसके जनरलाइज्ड फॉर्म को देखें तो इन जनरल रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हों px और gx सच दैट px की जो डिग्री है वो gx से या तो बड़ी है या बराबर है and gx is not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। तो यहाँ पे px जो है वो बेसिकली डिविडेंड है, gx जो है वो बेसिकली डिविज़र है, qx जो है ये कोशेंट है,
और आर एक्स जो है वो रिमाइंडर है। तो बेसिकली ये वही वाला रिलेशनशिप है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस इसको हमने पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा है। तो रिमाइंडर थ्योरम का पर्पस सबको क्लियर है, राइट? कि रिमाइंडर थ्योरम हम किस लिए करते हैं, ताकि डिवीजन किए बिना ही हम, अगर हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हों, उनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा वो हम बता दें। तो अब टाइम है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का रिमाइंडर थ्योरम पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमारी px की वैल्यू दी हुई है और ये किससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि gx की वैल्यू भी दी हुई है। हमें क्या पता है, अगर इन दोनों की वैल्यू दी हुई होती है और डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये किस फॉर्म में है, x माइनस ए। तो एक याद कीजिए, जो जनरल फॉर्म था वो कहता था कि अगर px को हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से तो p ऑफ a जो है हमारा रिमाइंडर होता है। तो इसको अगर हम x माइनस ए फॉर्मेट में इमेजिन करें तो a की वैल्यू क्या है, -1, राइट? तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 1, यानी कि -1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इसका मतलब px जो है इज डिविजिबल बाई x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 is equal to -2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, यहाँ भी वही लॉजिक लगाएंगे, x माइनस 1 है, x माइनस ए के फॉर्मेट में इमेजिन करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1। तो p ऑफ 1 से हम निकाल लेंगे रिमाइंडर। तो x की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, यानी कि ये जो 2t प्लस 1 है इसके साथ अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो हमें qt मिलेगा। तो इन अ वे कहने का मतलब है कि क्या 2t प्लस 1 qt का एक फैक्टर है, मतलब क्या ये जो पॉलिनोमियल qt है क्या ये 2t प्लस 1 से डिविजिबल है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इसका मतलब ये जो है qt जो है वो 2t प्लस 1 का मल्टीपल है और 2t प्लस 1 जो है वो qt का फैक्टर है। आई होप आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। एक एग्जाम्पल देके फिर से बताती हूँ ताकि जिनको भी फैक्टर मल्टीपल में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं हम बात करते हैं 6 की, क्या 6 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर है इसका मतलब है 2 जो है वो 6 का फैक्टर है और 6 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है। इतनी सी बात है। तो अगर qt जो है वो 2t प्लस 1 से अगर ये डिविजिबल है तो 2t प्लस 1 qt का फैक्टर है और qt जो है वो 2t प्लस 1 का मल्टीपल है। सिंपल, ठीक है। तो अब इसी लॉजिक को याद रखते हुए हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए पहले इसे हमें x माइनस ए फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, t प्लस 1/2। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो t माइनस माइनस 1/2। तो अब चूंकि हमने पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि ये 2t प्लस 1 की जो वैल्यू है ये सेम रहे। ठीक है, तो ये कुछ यूं हो जाएगा। बट अब अगर ये पूरा जो qt है अगर ये t माइनस माइनस 1/2 से डिविजिबल होगा तो जाहिर सी बात है कि ये 2 इंटू टी माइनस माइनस 1/2 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू मेरी है -1/2। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q ऑफ -1/2 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1/2 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू -1/2 टू द पावर
2 -1/2 -1, तो ये हो जाएगा -4/8, ये हो जाएगा +4/4, ये हो जाएगा +1/2 -1, तो ये तो 1 हो गया, तो 1 + 1/2 हो गया 3/2, यहाँ -4/8 जो है ये हो गया -1/2, 4 2 = 8, सो -1/2 -1, तो ये हो गया 3/2 -3/2, दैट इज़ 0। तो यानी कि Q ऑफ T जो है वो 2T + 1 से डिविजिबल है, चूंकि डिविजिबल है तो QT जो है वो इसका मल्टीपल भी है। रिमाइंडर थ्योरम तो हमें समझ आ गया। अब फैक्टर थ्योरम जो है रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, उसे अगर हम डिवाइड करते हैं x - a से, तो p ऑफ a जो है हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर p ऑफ a 0 होता है, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 होता है, उस केस में x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, जो कि बहुत जाहिर सी बात है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है जो डिविडेंड है वो डिविज़र से डिविजिबल है। तो अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है जो डिविज़र है वो डिविडेंड का एक फैक्टर है, तभी तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, राइट। और ठीक उसी तरह इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है, यानी कि अगर x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, तो उस केस में p ऑफ a यानी कि रिमाइंडर जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कहता है कि जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा उसी के कंटिन्यूएशन में ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है x - a जो है वो px का फैक्टर है, और ठीक उसी तरह अगर x - a px का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर यानी कि p ऑफ a जो है वो 0 होगा। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px वो है 3x³ + 7x। तो हमें ये देखना होगा कि जो रिमाइंडर है वो 0 है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है यानी कि 7 + 3x जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, तो 7 + 3x जो है इसको सबसे पहले हम x - a के फॉर्म में इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे को जो है अभी फ़िलहाल ये इस फॉर्म में है 3x + 7, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x + 7/3। इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं x - 7/3, तो हमारी a की वैल्यू हो गई -7/3। अब जो है p ऑफ -7/3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × -7/3 टू द पावर 3 + 7 × -7/3। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 7 + 3x जो है वो फैक्टर नहीं है। एक और पैटर्न के क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x - 4x + k। तो p ऑफ x हमें दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि भाई x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है, ये बता दिया जा रहा है, बट हमें इसके अंदर जो एक वेरिएबल k है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर है इसका मतलब है p ऑफ 1, बिकॉज ये x - a के फॉर्म में है, तो p ऑफ a यानी कि p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो 4 × 1³ + 3 × 1² -4 × 1 + k इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 + 3 -4 + k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी -3। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहले भी अपने जूनियर क्लासेस में हमने बहुत बार पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन किए हैं, जिसमें हम उनके फैक्टर्स निकालते हैं अलग अलग मेथड से। जैसे एक मेथड जो हमने पहले यूज़ कर रखा है वो है मिड टर्म स्प्लिटिंग या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमारा पुराना मेथड है, बट फैक्टर थ्योरम के हेल्प से हम किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है। तो पहले हम एक बार देखते हैं, अपनी पुरानी यादें थोड़ा रिकैप करते हैं।
कि भाई मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करते थे। मिड टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि जो बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म जो है, इसको हम इस तरीके से दो टर्म में तोड़ेंगे ताकि वो उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर हो और उन दोनों टर्म का जो सम है वो मिडिल टर्म के बराबर हो। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो 17 है उसको हम 15x प्लस 2x अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो इन दोनों का जो सम है वो मिडिल टर्म के बराबर है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 30x स्क्वायर, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, उसके बाद इन टर्म्स को हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, जैसे 2 और 6 वाले टर्म को साथ में रखते हैं, 15 और 5 वाले टर्म को साथ में रखते हैं। तो यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा तो 3x प्लस 1 और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 1। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे। अब हम देखेंगे कि इसी पॉलिनोमियल को हम फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें 2 स्टेप्स याद रखने होंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसका जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हमें फोकस करना है। ठीक है, पहली बात तो ये है, तो हमारा यहाँ टारगेट ये रहेगा कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लिखना चाहते हैं a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, जहाँ पे x माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा ये सब क्या है, ये इनके फैक्टर्स हैं। तो हमको चैलेंज कहाँ आने वाला है, चैलेंज हमारा ये आने वाला है कि भाई ये अल्फ़ा और बीटा इनको हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं, राइट। तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अल्फ़ा बीटा पता करने के लिए हमारा सारा फोकस रहेगा कांस्टेंट वाले टर्म पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अगर हमें इस फॉर्मेट में चाहिए तो a को हमें अलग कर लेना है, यानी कि 6 को हमने अलग कर लिया। जैसे ही अलग कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हमें x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखना है। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए हमको अपना सारा फोकस डालना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म पे, यानी कि 5/6 जो यहाँ का कांस्टेंट टर्म है। हमें क्या करना है, कांस्टेंट पे फोकस करना है और जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें निकालने हैं फैक्टर्स ऑफ 5/6। अब आप पूछोगे कि भाई 5/6 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हमें ये सोचना है कि 5/6 को हम किस किस नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, इससे पहले मैं मान लेते हैं कि मैं आपको एक नंबर देती हूँ 6 और मैं बोलती हूँ कि 6 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको। तो आप कैसे लिखोगे, 6 को हम कैसे कैसे नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, 3 2 6, 1 into 6। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 3 2 1 6 ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। उसी तरीके से यहाँ हमें देखना है कि 5/6 को हम किसके किसके प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 जो है, 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, क्या क्या, 1 और 5। 6 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 6। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमें अलग अलग से पता है। अब हम बता सकते हैं कि 5/6 को अगर हमें लिखना है प्रोडक्ट के तौर पे तो इन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन के तौर पे ही हम लिख सकते हैं, राइट। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि हम 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करें 1/3 को, ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन हो सकता है कि हम 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करें 1/2 को। ठीक है, इसके अलावा अब 1/1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने से, हाँ, एक हो सकता है कि भाई 1/1 के साथ हम 5/6 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें 5/6 को।
ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? बाकी सारी पॉसिबिलिटी हमने कंसिडर कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि 5/6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 1, 1/2, 1/3, 5/2, 5/3। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये प्लस माइनस में होंगे, क्योंकि जिस तरह से 5/2 से ये डिविजिबल है उसी तरह से -5/2 से भी डिविजिबल होगा। करेक्ट, तो ये हो जाएंगे 5/6 के फैक्टर्स। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर कांस्टेंट आपका नॉर्मल 6, 5, 4, 2 होता तो आप आसानी से फैक्टर्स लिख देते, राइट। तो एक बार आपने ये फैक्टर्स लिख दिए, अब आपको ये जानना है कि इन्हीं में से कोई वैल्यूज़ हैं जो अल्फा और बीटा है। तो अब हमें हर एक वैल्यू को डाल डाल के देखना है कि कौन से केस में p ऑफ x जो है वो 0 आता है। ठीक है, तो एक बार जैसे मान लेते हैं हम कि हम p ऑफ 1/2 डालते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है। फिर हम p ऑफ -1/3 डालते हैं, तब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है। -1/3 मतलब यहाँ x की जगह -1/3 डाल देंगे, तो -1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, ऐसा करेंगे तो p ऑफ -1/3 0 आता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि p ऑफ -5/2 ये भी 0 आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि -1/3 एंड -5/2 ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, यानी कि x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2 ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसी को अगर आप नीचे अगर इनके डिनोमिनेटर को ले लोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1, ये आ जाएगा 2x प्लस 5। तो इस तरीके से हम जो है हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा। करेक्ट, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया और मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया ताकि जब बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो हमें बहुत सिंपल लगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब देखना ये कितनी फटाफट सॉल्व होगा, क्योंकि पहले जो है हमने काफ़ी डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा पी वाई जो है वो दिया हुआ है y² - 5y + 6। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं y - अल्फा इंटू y - बीटा। हम इस तरह के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमें ये देखना है कि p ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 0 और p ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू 0। ये तभी ट्रू होगा जब p ऑफ अल्फा 0 हो और p ऑफ बीटा 0 हो। ठीक है ना, ओके। अब हमने क्या बोला था, अल्फा बीटा निकालने के लिए हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म पे, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। तो हम सबसे पहले 6 के सारे फैक्टर्स नोट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या है, +-1, +-2, +-3 और +-6, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इन वैल्यूज़ को डाल के देखते हैं। p ऑफ 1 निकालते हैं सबसे पहले, तो अगर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1² - 5 इंटू 1 + 6, तो ये हो गया 2, तो ये 0 नहीं है। अब हम निकालते हैं p ऑफ 2, ये हो जाएगा 2² - 5 इंटू 2 + 6, तो ये हो गया 4 + 6 ये हो गया 0। अब निकालते हैं p ऑफ 3, तो ये हो गया 3² - 5 इंटू 3 + 6, सो 3² इज 9, 9 + 6 हो जाएगा 15, और ये भी 15, तो ये भी हो गया 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि p ऑफ 2 और p ऑफ 3, मतलब 2 और 3 जो है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। करेक्ट, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ भी यही होंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि y² - 5y + 6 इज इक्वल टू y - 2 इंटू y - 3। अब लगा ना सिंपल,
क्योंकि पिछला क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लिया था हमने। अभी तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 एज फैक्टर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x + 1 है। ठीक है, अगर x + 1 इनमें से किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि x + 1 जो है वो x - a के फॉर्म में अगर हम देखें तो a की वैल्यू है -1, तो p ऑफ -1 यानी कि p ऑफ -1 क्या है, रिमाइंडर है। तो फैक्टर ये तभी होंगे जब रिमाइंडर जो है 0 होगा। तो सबके लिए निकालते हैं p ऑफ -1। पहले वाले के लिए p ऑफ -1 हो जाएगा -1 to the power 3 प्लस -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। सॉरी, ये जो है ये हो जाएगा 0 एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल के लिए x + 1 जो है वो एक फैक्टर है। दूसरे वाले के लिए देखते हैं। दूसरे वाले के केस में p ऑफ -1 हो जाएगा -1 to the power 4 प्लस -1 to the power 3 प्लस -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 1, तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 1, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, तो यानी कि इसका जो है x + 1 फैक्टर नहीं है। ठीक, इसी तरीके से हम तीसरे वाले को देखेंगे, x to the power 4, तो -1 to the power 4 प्लस 3 इंटू -1 to the power 3 प्लस 3 इंटू -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया -3 और ये हो गया +3, तो ये भी हो गया 1, यानी कि इसका भी जो है x + 1 फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ वाला आप खुद से कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, एक gx दिया हुआ है, हमें बताना है gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं। इसका मतलब है जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, करेक्ट। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, यानी कि p ऑफ -1 जो है वो 0 होना चाहिए। इस केस में p ऑफ -2 जो है वो 0 होना चाहिए, और इस केस में p ऑफ +3 जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे करके नहीं बताऊंगी, पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी। तो p ऑफ -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 to the power 3 प्लस -1 to the power 2 -2 इंटू -1 -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और बाकी दोनों आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका भी मैं कोई भी एक सॉल्व करूंगी और बाकी आपको खुद से करना है। चलिए रूट ओवर वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो मैं थर्ड वाला सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है कि x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो x - 1 यानी कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि p ऑफ a जो रिमाइंडर है वो 0 है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 1 जो है वो 0 है एज पर द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, k इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1, ये हो जाएगी k की वैल्यू। इसी तरीके से 1, 2 और 4 ये तीनों आपको खुद से ट्राई करना है। और ट्राई करना है मतलब ये नहीं कि बस वीडियो देखा और आगे बढ़ गए, इसको तुरंत ट्राई करके देखना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन इट।
वो सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू होता है। तो अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और किस तरह से हम उनको यूज करके तरह तरह के पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये रही हमारे लिस्ट ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जिन्हें हमें याद रखना है, और ट्रस्ट मी, इनको अगर याद रखेंगे ना, इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। एग्जैक्टली तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हम इनको याद कैसे रखें, ऐसे रटने के जैसे रटते रहें क्या, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर? नॉट रियली। तो इन्हें याद रखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इनको यूज कर करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ट्रस्ट में, अगर आप इन फॉर्मूले पे, मतलब हर एक फॉर्मूले पे अगर आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको अपने आप ये फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इनकी एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, कहीं भी लिख के बार बार उनको देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब याद रहेगा। तो बेसिकली यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलर टाइप्स के हैं। उसके बाद एक है कि जिसमें अगर कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वॉट इफ हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई होल क्यूब, या फिर x माइनस वाई होल क्यूब, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, यहाँ दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये किस फॉर्म में है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एंड वी आर डन। दूसरा वाला देखते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये किस फॉर्म में है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये उस फॉर्म में है। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि प्लस माइनस 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एंड वी आर डन। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप आइडेंटिटीज के हेल्प से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। इवैल्यूएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली क्यों करें जब इनको आसान बनाने का तरीका ऑलरेडी दिया हुआ है। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5। 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6। ये किस फॉर्म में है, a प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, एंड 11 इंटू 100 इज 1100 प्लस 6 5 जो 30। तो ये हो जाएगा 11130। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया, राइट, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ध्यान से अगर हम देखें, जब भी इस फॉर्मेट में रहे तो सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। जैसे यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इज 49, तो इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। फिर से इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये b स्क्वायर है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। 5 स्क्वायर इज 25, तो ये हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो कोशिश करते हैं अगर बीच वाला टर्म जो है वो 2ab में फिट हो जाए, और हम देखते हैं कि ये फिट हो गया है, 2 इंटू a इंटू बी। और अगर हम देखें तो ये 7 5 35 इंटू 2 70ab। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड वी आर डन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b।
दूसरा वाला देखते हैं 25/4x² माइनस y²/9। यहाँ फिर से देखिए एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ देखते हैं ये 5 स्क्वायर है 25 और ये 2 स्क्वायर है, तो यानी कि ये 5/2x का होल स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे 9 जो है ये भी 3 का स्क्वायर है, तो y/3 का होल स्क्वायर है। ये किस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 5/2x प्लस y/3, 5/2x माइनस y/3 एंड वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स वाला सिनेरियो है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। हमें क्या पता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो उसी तरीके से इसको भी एक्सपैंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 4 24ab प्लस 4 2 8 8 5 40 40bc प्लस 30ac। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। बिल्कुल पिछले वाले प्रॉब्लम के पैटर्न का है, माइनस साइन से बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि हम वही फॉर्मूले में इनको डालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे x है 4a, y है माइनस 2b और z है माइनस 3c। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc minus 24ac. And that's it. Let's look at question number 6. Factorize 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz. ये बिल्कुल उसका उल्टा है, राइट? इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab तो फॉर्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए प्लस 2ab, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक माइनस साइन है। अब x के साथ तो माइनस साइन है नहीं क्योंकि ये 2x है, ठीक है? तो यानी कि एक माइनस साइन y के साथ ही है और माइनस वाई का होल स्क्वायर करने की वजह से ये पूरा वाई स्क्वायर हो चुका है, राइट? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये माइनस साइन उन्हीं टर्म्स के पहले है जहाँ पे y है, y यहाँ पे है एंड y यहाँ पे है और इन दोनों टर्म्स से पहले माइनस साइन है, यानी कि y हमारा नेगेटिव है। फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड वी आर डन। Question number 7. Write the following in the expanded form. 3a plus 4b whole cube, 5p minus 3q whole cube. दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, तो मैं एक सॉल्व करती हूँ, दूसरा आप सॉल्व करना। तो मैं सॉल्व करती हूँ सेकेंड वाला क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन है, इन केस आप कंफ्यूज हो जाओ। तो a माइनस बी होल क्यूब या फिर x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। तो ये हो गया 125p क्यूब
ये हो जाएगा -27 क्यूब। ओके, यहाँ पे गलती से हमने प्लस डाल दिया था, a माइनस बी होल क्यूब है इसलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ठीक है, दिस माइनस 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस 135 p क्यू स्क्वायर। तो ठीक इसी तरीके से आप पहला वाला खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी एक मैं करूंगी और एक आप करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला आप करेंगे जिसमें 104 को आप लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यूब। दूसरा वाला मैं करती हूँ 999 999 का होल क्यूब। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल क्यूब। ये हो गया x - y होल क्यूब का फॉर्म, तो इसको हम लिखेंगे x³ - y³ -3xy × x - y। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। या आपको कैलकुलेट करना है वैसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फैक्टराइज 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy²। अब यहाँ पे जो ये फॉर्म है इसको देख के पता लग रहा है कि ये a + b होल क्यूब फॉर्म में होगा। तो करके देखते हैं, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, 27 को 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब प्लस 3 × a × b, तो 3 × 2x × 3y। तो ये कितना हो गया, 3 3 = 9, 9 2 = 18। अब 18 2 = 36 x प्लस 18 3 = 54 y। तो ये क्या हो गया, a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी कि a + b होल क्यूब। ये सारे होते हैं एकदम छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स, जस्ट दैट कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आइडेंटिटीज़ में ही फंस गए तो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 10। इवैल्यूएट प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो मैं इसमें से मान लेते हैं ये वाला सॉल्व करूँगी और बाकी दोनों आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। तो ये हो गया x - a × x - b के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से x² + a + b × x + a × b। तो यहाँ पे a और b जो है वो नेगेटिव में है, -5 और -4 है। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा -900 और ये हो जाएगा +20। तो ये हो जाएगा 9120। तो इसी तरीके से 104 को आप लिख सकते हैं 100 + 4, 96 को आप लिख सकते हैं 100 - 4। तो ये a + b × a - b के फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 100 + 3, इसको आप लिख सकते हैं 100 + 7। तो ये फिर से x + a × x + b के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से इनको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। 9x² + 6xy + y²। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 3x², इधर है y²। तो देखते हैं बीच वाला 2ab हो पाता है या नहीं, और ये हो गया है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर, यानी कि a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। दूसरा वाला देखते हैं, इसमें क्या है, 2y का होल स्क्वायर है, इधर 1 का होल स्क्वायर है, बीच में 2 × a × b है। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तीसरे केस में ये x² है और दूसरी तरफ y/10 का होल स्क्वायर है, तो ये a² - b² फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा a + b × a - b। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो अभी के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम दिया हुआ है 3x³ - 12x। अब क्यूबॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें होंगी
राइट। तो बेसिकली हमें ये भी पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। तो हमें इस चीज़ को एक्चुअली इसके तीनों फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। तो एक एक फैक्टर जो है वो एक एक डायमेंशन हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, 3x³ माइनस 12x। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि 3x जो है वो कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचा, x² माइनस 4। अब x² माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया a² माइनस b²। तो आइडेंटिटी के हिसाब से इसे हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है इसको हमने 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो ये जो है ये है हमारा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इस तरीके से हमने तीनों डायमेंशंस निकाल लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनफैक्ट आपको पॉलिनोमियल्स का ये पूरा वीडियो सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपके पास किसी भी तरह का फीडबैक या सजेशन है वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें बहुत खुशी होगी आपसे अगर कुछ भी फीडबैक हमें मिले। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।